भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के संबोधन से पहले तीसरी बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने शरद यादव ने भी भाजपा के तल्ख रुश्ती की बात को जाहिर कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जदयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन चलाने में दिक्कत आ रही है। नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि पार्टी को व्यक्ति से नहीं बल्कि सिद्धांतों से मतलब है। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति के नाम पर बयानबाजी नहीं करने की पार्टी नेताओं को सख्त हिदायत भी दी। हमारा आदमी से कोई मतलब नहीं है, सिद्धांत से मतलब है। ये सिद्धांत जो है वो डाइल्यूट ना हो। जिस पर अटल जी और अडवाणी जी ने विश्वास और वचन दिया था, वो वचन निभाने के लिए आज भी तैयार है, आज भी तैयार है। और जेडीयू और बीजेपी का साझा इतिहास बना है इसमें। इसलिए हमारा जो गठबंधन है, हम इसे चलाना चाहते हैं। इस बीच में कुछ बाधाएं आ गई हैं। कुछ हमको लगता है कि हम अपने उसूलों से कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन पर शरद यादव ने कहा कि उनसे ज्यादा भाजपा गठबंधन चलाने का अनुभव नीतीश को है, लिहाजा गठबंधन को आगे बढ़ाने पर नीतीश ही कोई फैसला लेंगे। इस बात से सामना मेरे से लंबे समय से उनका बीजेपी के गठबंधन है, तो उनका अनुभव मेरे से ज्यादा। इसलिए इस सवाल पर गठबंधन को बनाए रखने पर और सारी चीज पर वो जो उनकी राय है वो महत्वपूर्ण होगी। वहीं सेक्युलर और क्रिमिनल के मुद्दे पर नीतीश के बयान पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। गिरिराज ने कहा कि जो लोग नरेंद्र मोदी को क्रिमिनल कह रहे हैं उनको गुजरात में मुसलमानों की स्थिति देखनी चाहिए। गिरिराज ने कहा कि गुजरात के अल्पसंख्यकों के प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा है और वहां नौकरियों में भी अल्पसंख्यकों की सहभागिता ज्यादा है। जो लोग जिसे गाली दे रहे हैं उस राज्य को जाकर के देखें कि उस राज्य में पूरे देश में जिस गुजरात की चर्चा लोग करते हैं, मुसलमानों का पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है, नौकरियों में सरकारी नौकरियों में सबसे अधिक है। और यही कारण है लोग नफरत फैला रहे हैं, वहां प्रेम का वातावरण बन रहा है। कांग्रेस पार्टी 60 साल से मुसलमानों को बदहाली पर लेते जाते रही, टोपी पहनते रही, वोट लेते रही, लेकिन बद से बदतर आर्थिक स्थिति पहुंच गई मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का। वहीं दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर नजर गड़ाए विपक्ष ने नीतीश कुमार को सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लैकमेलर बताया है। राजस्थान सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि नीतीश केवल भाजपा को नरेंद्र मोदी के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन वो भाजपा का दामन कभी नहीं छोड़ सकते। साफ तौर पर इनके पहले के स्टैंड और आज के स्टैंड में फर्क है और यह साफ दिख रहा है कि अपने हितों की रक्षा के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, पॉलिटिकल ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ। उधर कांग्रेस ने भी नीतीश पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर शकील अहमद ने पूछा है कि अगर नरेंद्र मोदी कम्युनल हैं तो फिर आडवाणी सेक्युलर कैसे हो सकते हैं। मगर नीतीश जी की ये बात समझ में नहीं आती है कि मोदी जी कैसे कम्युनल हैं और आडवाणी जी कैसे धर्मनिरपेक्ष हैं। ये बात हम लोगों के समझ से परे है। हम लोग मानते हैं और देश के अधिकांश लोगों का मानना है कि आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बीमारी शुरू की राजनीति में सांप्रदायिकरण का, उसका सिम्टम है नरेंद्र मोदी जी। ये है कि सिम्टम जरा ज्यादा सर दर्द वाला हो गया है, आप बीमारी का इलाज कीजिए। जो इन्फेक्शन है, जहां गड़बड़ी भई तो आडवाणी और इन्होंने गड़बड़ी फैलाई है, उसको चेक करना चाहिए। और आडवाणी जी सेक्युलर हैं और नरेंद्र मोदी कम्युनल हैं, ये नीतीश जी का लॉजिक समझ में नहीं आता है। और नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार ने जो निशाना साधा उसे कांग्रेस के महासचिव राजीव शुक्ला ने उस पर वाजिब करार दिया। राजीव शुक्ला ने कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास का केवल ढिंढोरा पीट रहे हैं।
इसका इतना ढिढोरा पीटा हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने कि पूछो मत। जैसे बाकी कोई विकास कर ही नहीं रहा और कहीं विकास हो ही नहीं रहा, विकास सिर्फ वही कर रहे हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं। तो हर मुख्यमंत्री को बुरा लगेगा। उनसे ज्यादा काम तमाम कई दूसरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो सब योजना आयोग के रिकॉर्ड और आंकड़ों में आ रहे हैं, लेकिन वो इतना ढोल नहीं बजा रहे हैं। ये ढोल इतना बजा रहे हैं कि पूछो मत। तो नीतीश कुमार जी ने वही बात की और उन्होंने एक चीज, ये जो देश का मानस है उसको समझना चाहिए। ये देश हवा बनाने से नहीं चल सकता है। भाई हम विकास भी कर जाएं और भुखमरी के शिकार भी लोग रहे, वो कैसा विकास? हम विकास भी कर जाएं, कुपोषण के शिकार लोग रहे, वो कैसा विकास है? ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा। तो बड़ी खबर में बस इतना ही। नमस्कार। में 2 रुपए का नोट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 2 रुपए से आप क्या कर सकते हैं? 2 रुपए में आजकल कुछ होता नहीं है, 2 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। 2 रुपीज इज अ जोक, यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट। 2 रुपए में आपको कुछ नहीं मिल सकता। 2 रुपए में तो आजकल पानी भी नहीं आएगा, तो कुछ नहीं हो सकता यार। 2 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता है। शैम्पू खरीदने जाता वो भी नहीं आता सर धोने के लिए। तो अगर आप किसी गरीब को अगर 2 रुपए भीख भी देते हैं तो वो भी आपको पैसा वापस कर देगा। जहां इस 2 रुपए से 1 कप चाय भी नहीं मिलती, वहां अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इससे 500 करोड़ का कारोबार खड़ा कर सकते हैं, तो आपको शायद मजाक लगेगा और हंसी आएगी। लेकिन यकीन मानिए, आज कुछ लोग आपकी इस हंसी को हैरत में बदलने वाले हैं। कुछ लोग आपको जिंदगी संवारने का मंत्र देने वाले हैं। कुछ लोग फर्श से अर्श तक के अपने सफर की कहानी हमसे बांटने वाले हैं। और वो कुछ लोग हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। कल्पना सरोज करीब 10 कंपनियों की मालकिन, मुंबई में आलीशान घर, गाड़ियां और एक शानदार जिंदगी। आज कल्पना की शान शौकत देखकर किसी को भी रश्क हो जाए, लेकिन इस चमक दमक के पीछे था एक ऐसा अंधकार जिससे भागने के लिए कल्पना ने खुदकुशी तक की कोशिश की थी। कल्पना जी, सबसे पहले मैं आज की अगर आपकी बात करूं तो कितना बड़ा बिजनेस है आपका? वैसे तो बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, यही कोई करीबन 500 करोड़ का। पहले तो मेरी कमानी ट्यूब्स लिमिटेड है, फिर साई कृपा साकर कारखाना है, कंस्ट्रक्शंस है, और फिर और भी ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी है, जिसमें से 3 ये सबसे बड़े हैं। वाह! लेकिन आपका जन्म और परवरिश छोटे से गांव में हुई महाराष्ट्र में? जी हाँ। कुछ बताएंगे अपने बचपन के बारे में? बिल्कुल। ये जो रेपाट खेड़ा गांव है, जब मैं पैदा हुई थी उस वक्त सिर्फ 100 घर वहां पे थे, जहां पे लाइट तक के नहीं थी। लाइट, पानी, रास्ते कुछ भी नहीं था। और पिताजी की पगार तो वैसे भी 300 रुपए थी उस जमाने में, तो तकलीफें तो खैर थी। और इसीलिए हम लोग बच्चे ही थे, तो स्कूल से आने के बाद में कहीं गोबर उठा लेना, मतलब कहीं गोबरी बना के चूल्हे के लिए काम आ जाए, या फिर खेतों में जाके लकड़ियां लेकर आना जो चूल्हे के लिए काम आ जाए, या सैटरडे संडे हम लोग खेती में चले जाना, जो भी मतलब 8-12 जो भी मिलेगा तो हमारे अपने खुद के खर्च के लिए मतलब निकल जाए, पापा के ऊपर तकलीफ ना दे हम लोग। इस ऐसे। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? पढ़ाई मेरी बहुत ही कम हुई है। मतलब जिस समाज में मैं पैदा हुई वहां पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था ज्यादा, क्योंकि वो लोग तो वैसे ही लड़कियों को बोझ समझते थे। और जहां तक मेरे मामा है, जहां की इस घर में रहा करते थे, सो कहते थे कि लड़कियां तो वैसे भी मतलब जहर की पुड़िया होती है, उनको ज्यादा घर में रखना
एक रिश्ता मामा ने जबरदस्ती पकड़ के ही लाया और उससे उम्र की 12 साल में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद आप मुंबई चली गई? जी हाँ, शादी के बाद मुंबई चले आए, लेकिन यहाँ के जो हालात थे वो इतने बुरे थे। ससुराल कभी ऐसे भी होता है, कभी सोचा भी नहीं था। पहली बार जब मेरे पिताजी लेने के लिए आए थे तो वो मुझे पहचान भी नहीं सके थे कि मैं ही उनकी बेटी हूँ। मतलब इतनी बुरी दशा हो गई थी। फिर इसीलिए पिता आए और वो मुझे ले गए। हर कोई इस नजर से देखता था कि ससुराल से वापस आई हुई लड़की, शायद इसी में कोई गलती रही होगी, इसी में कोई कमी रही होगी, जिसकी वजह से ससुराल छोड़ के आई है, मैके आई है। और फिर लोगों की बातें बर्दाश्त ना हो सकी, मैंने सोचा कि मरने में ही मतलब समझदारी है। तो देखिए, जब कल्पना सरोज 18-20 साल की थी, उस टाइम उसकी और मेरी ऐसी पहचान होगी, क्योंकि हमारे पड़ोस में रहती थी। और एक दिन उसके दिल में ऐसा कुछ आ गया तो उसके बाजू के रिश्तेदारों के घर में जाके उसने ऐसा जहर लिया, और जहर लेने के बाद मेरे को ऐसा दूषित दिखा तो मैं एकदम दौड़ा और उसको पकड़ा और उंगली उसके मुंह में डाला तो ये मेरी उंगली एक कट गई। भगवान ने उसको अच्छा बनाया और आज वो ऐसी है कि गरीबों की मसीहा है। फिर आप गांव से दोबारा मुंबई आई, क्यों? जी हाँ, इसलिए कि जब मैंने पॉइजन ले लिया था तब फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि ठीक है, कुछ करके अगर मरना है तो कुछ करके जी क्यों ना ले। तो दादर में यहाँ मेरे चाचा जी रहा करते थे, तो वहां आने के बाद में फिर चाचा जी को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो झोपड़पट्टी का जो माहौल था वो कुछ अच्छा नहीं था। मतलब तो उन्हीं के पड़ोस में एक मौलाना रहा करते थे, तो वो होजरी के कंपनी में काम करते थे, मास्टर थे वहाँ कटिंग वगैरह करने के लिए। तो फिर वो दूसरे दिन मुझे वो परेल लेकर गए वहां पर, तो वहां मुझे लेकर गए। लेकिन वहां का माहौल देख के मुझे इतना डर लगा कि मुझसे वो मशीन चलती ही नहीं थी। तो फिर मैं वो धागा काटना शुरू कर देती। तो धागे भी मुझसे मतलब बड़ी मुश्किल से करते थे, हाथ यूं हिलते थे। पर फिर धीरे धीरे डर निकल गया। 8-10 दिन में वो मशीन में थोड़ी चलाने लगी। 2 रुपया रोज उस वक्त मिला था मुझे, 60 रुपए। तो इस तरह से मतलब शुरू हो गया बॉम्बे का जीवन। आपने और भी बहुत छोटे छोटे काम फिर अपने कुछ शुरू करे ना? हाँ, ब्यूटी पार्लर का। जी हाँ। और फिर मैंने मतलब स्टार्ट ऐसे ही किया। फिर मैंने भी बैंक से लोन लिया, ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया, फर्नीचर का स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे मतलब इसी तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहे और काम करते रहे। फिर कमानी ट्यूब्स, जी, वो कैसे शुरू हुआ आपका? कमानी ट्यूब्स 2000 की बात है। इससे पहले तो मैं मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह लाइन में चली गई थी। तो 2000 में कमानी के कुछ लोग जो वर्कर्स वहां के हैं, वो डोंबिवली और कल्याण एरिया में, उस एरिया में रहते थे। तो वो लोग शायद सुनते थे इस तरह की बातें। तो वो लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैडम, हमारी जो कंपनी है वो सीख हो चुकी है, तो प्लीज आप उसको टेक ओवर कर ले। तो जब मैं उस कंपनी के लिए सोचने गई तो वो इतना हर्डल था, मतलब इतनी तकलीफें थी कि कोई करने के लिए सोच ही नहीं सकता था। तो हम लोग 2000 से लेकर 2006 तक काफी मतलब फाइट करते रहे। और 2006 में फिर कोर्ट में हमारी स्कीम पास हो गई बीआईएफआर में, और उसमें फिर मुझे चेयरमैन बनाया गया। अरे वाह जी। अतीत याद आता है? कभी कभार आता है अतीत याद। कभी कभी मैं सोचती हूँ, सोच के हैरान हो जाती हूँ कि क्या मैं वही हूँ जो बात बात पे रोती थी, जो बात बात पे सोचती थी कि मैं किस तरह से जी पाऊंगी, क्या होगा मेरी जिंदगी का। जिस लड़की के पास रहने के लिए घर नहीं था, जो दूसरों के घर में रहती थी। जब मैं पहली बार मुंबई गई थी तो मुझे इतना डर लगता था कि पता नहीं मेरा क्या होगा। ना रहने के लिए घर था, ना रास्ते के ऊपर मैं चल सकती थी। यहाँ तक कि मुझे लोकल में चढ़ना भी नहीं आता था। नहीं पता था कि ये लोकल ट्रेन कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। लोअर परेल से दादर मुझे आना था, तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं दादर कैसे आऊंगी। मैं ट्रेन है बस बैठ जाओ, चली जा रही है शायद। तो मैं इसी तरह से बैठ गई और मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि दादर कब आने वाला है। जबकि मैं चर्चगेट के स्टेशन पे जाके मैं आगे चली जा रही हूँ। मैं बाहर से देख रही हूँ प्लेटफॉर्म पे महालक्ष्मी आ रहा है, कुछ और स्टेशन आ रहा है, लेकिन मेरा दादर नहीं आ रहा है। तो अब क्या होगा? ऐसे करते करते चर्चगेट आ गया। तो मैं जब मतलब उतरने की कोशिश करने लगी तो ट्रेन तो आराम से वहां रुकी गई ना। तो औरतों ने मुझे धक्का दे दिया, मैं नीचे गिर पड़ी और सारी औरतें सीढ़ी बना के मुझे उतर के नीचे गई और मैं वहीं ऐसी पड़ी रही। मैं हिली भी नहीं। मैंने सोचा चलो और क्या कर सकते हैं। और फिर जब वो सब चले गए तो मैं उठ के वहां पे मैं बहुत रोने लगी कि मेरा क्या होना है। तो प्लेटफॉर्म पे एक लेडी बैठी हुई थी, तो वो मुझे देख रही थी इस तरह से।
तो फिर उसने मुझे मतलब बुलाया और प्यार से समझाया कि बेटा क्या हो गया। तो फिर मैंने बताया उसको कि मुझे ट्रेन समझ में नहीं आती है कि ये कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है, कुछ नहीं पता चल रहा है। फिर मुझे उसने बताया कि ये इंडिकेटर है, ट्रेन कहाँ जा रही है। तो उसने मुझे समझाया हर तरह से। सॉरी। खैर, तो ऐसी तकलीफों से मतलब मैं यहाँ तक जब पहुंची थी तो कभी कभी ख्याल आता है कि क्या वाकई मैं वही हूँ। आज मैं कंस्ट्रक्शन करती हूँ, घर बेचती हूँ, मेरे पास ऐसे कई घर हैं। जिन रोडों पे चलने के लिए मुझे डर लगता था, आज मेरी कंपनी के नाम पे 2 रोड है मुंबई में। कुर्ला कमानी जो मेरे ही कंपनी का रोड है, रामजी भाई कमानी जहाँ मेरा ऑफिस है, वहाँ का रोड भी मेरे ही कंपनी के नाम पर है। माय गॉड। जी है। वाह। कल्पना जी, आपसे मिलकर कितना अच्छा लगा है, ये बयां करने के लिए तो अब शायद और शब्द नहीं है मेरे पास। एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। आज मेरी 150 दुकानें थी, आज वापस मैं 8 दुकानों से अपनी लाइफ चालू कर रहा हूँ। तो कभी कभी ये लगता है, लेकिन फिर वही समझ में आता है कि ये पार्ट ऑफ एम्बिशियस लाइफ है। और फिर सपने हैं कि 500 दुकान कर लेंगे, हिम्मत है, सपना है, वापस करेंगे। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए सोमवार रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड के। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा, पटना, बिहार। रामचंद्र अग्रवाल 70 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी V2 के मालिक। इनकी कंपनी में आज 300 से ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन एक वक्त था जब 300 रुपए की नौकरी के लिए वो कई किलोमीटर तक बैसाखी के सहारे जाते। जेरोक्स की दुकान चलाने, सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर सड़क पर कपड़े बेचने जैसे कई काम किए। दुकान बंद हो गई, बिजनेस ठप पड़ गया। एक वक्त लगा कि सब कुछ खत्म सा हो गया है। वक्त के थपेड़ों ने रामचंद्र का बार बार इम्तिहान लिया, लेकिन उन्होंने सपने देखना नहीं छोड़ा और फिर सपनों ने हकीकत में बदलना शुरू कर दिया। राम, आपका बचपन कोलकाता में बीता है। हाँ। कुछ बताएंगे हमें उन दिनों के बारे में? हम एक चॉल टाइप की बिल्डिंग थी वहां पर। हम लोग, हमारे 2 चाचा थे साथ में, उनके बच्चे थे। करीब करीब हम टोटल मिला के 18-20 मेंबर्स थे और करीब 550-600 स्क्वायर फीट का टोटल फ्लैट था। उसमें हम 20-22 मेंबर्स रहते थे। ओह माय गॉड। आपके पिता का देहांत भी? पिता का देहांत 1986 में हुआ था, जुलाई में।
उनके जाने के बाद परिवार में दिक्कतें बढ़ी? पापा जाने के बाद भी बस हम लोग तीनों भाई चेष्टा कर रहे थे कि कैसे अपने लाइफ को एस्टेब्लिश करें। तो पहले एक बार सोचा कि जॉब करके देखा जाए, तो जॉब चालू किया, 1 साल जॉब भी किया। एक हाथ में टिफिन रहता था, एक हाथ में क्रच रहता था, और करीब करीब 2 किलोमीटर पैदल चल के, और वहाँ मिनी बस चलती है कलकत्ता में, मिनी बस, तो वहाँ झूल के जाना पड़ता था। काफी क्राउड रहता था बसेस में। हिम्मत शुरू से ही थी, कभी लगता नहीं था कि भाई कोई अपंग है या कोई कमी है अपने अंदर। पहला बिजनेस क्या किया आपने? पहला काम? दुकान भाड़े पे ली, और फिर वहां पर मैंने शुरू में जेरोक्स का काम किया, जो कि नहीं चला अच्छा। उसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेची, वो भी नहीं चली। फिर रेडीमेड गारमेंट का छोटा सा कुछ माल लाके और चालू किया स्टॉक। और नाम विशाल मेगा मार्ट, वो यहीं से शुरू हुआ था? विशाल यहाँ से चालू हुआ। हाँ। फिर धीरे धीरे जब बड़ी दुकानें खोलने लगे तो उसको मेगा मार्ट कर दी। पहले विशाल के नाम से थी। लेकिन इस दुकान के लिए भी आपने बहुत मेहनत की है। इस दुकान से ही सारी नींव खड़ी हुई, और इस दुकान से ही काफी तरक्की हुई, काफी नाम हो गया था। फिर धीरे धीरे सफर आगे बढ़ा। मुझे ये पता चला कि हमें बताया गया कि जिस दिन आपकी दुकान नहीं चलती थी उस दिन आप खाना नहीं खाते थे। शाम को कुछ नाश्ता करते थे, तो मूढ़ी खाते थे। तो जिस दिन बिक्री वगैरह कम आती थी ना, उस दिन यही सोचते थे कि भाई आज मूढ़ी को बंद कर दो, छोड़ो, आज मूढ़ी भी नहीं खाओ, क्योंकि पॉकेट में पैसे नहीं होते थे। उधर देखिए, वो दिन याद आते हैं जब अपने एक साथ में दिन भर बिताते थे। आप 10-10 शर्ट लेने के लिए 4 पहिया का स्कूटर लेके मेरी ऑफिस में आते थे, 3 तला चढ़ के, और बैसाखी के ऊपर में 100 पीस 50 पीस करके शर्ट ले जाते थे। आज इस मुकाम पे आपको देख के जो प्रसन्नता मेरे को हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। राम, लेकिन आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं, हमने देखा। जैसे पहले बहुत दिक्कतें आई, जेरोक्स का काम नहीं चला, कोल्ड ड्रिंक्स का नहीं चला, कपड़ों का चला। जब कपड़ों का अच्छा चलने लगा तो आपको बंद कर देना पड़ा। 2000 में हमारे यहाँ यूनियन प्रॉब्लम हो गई थी कलकत्ता में। मेरे सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए थे, सारी दुकानें बंद हो गई थी। मार्केट का जो देनदारी था मैं दे नहीं पा रहा था, और लोगों को मैंने यही बोला, विश्वास रखिए, एक एक पैसा सबका चुका देंगे। फिर मैं दिल्ली आ गया था उस समय, वहां सारा बंद करके, और दिल्ली आके वापस मैंने रजौरी गार्डन में पहली दुकान खोली, और वो सुपर डुपर हिट हो गई। धीरे धीरे 1-2 साल में मैंने सबके पैसे चुका दिए, और वापस गुडविल बन गई। उसके बाद विशाल मेगा मार्ट की शुरुआत हुई दिल्ली में और शहरों में। दिल्ली में फिर 2003 में मैंने अपनी सबसे बड़ी दुकान की NH8 में, शिव मूर्ति के बगल में। वो मेगा मार्ट का पहला शुरुआत था, तो वो भी काफी अच्छी चली। 2007 में फिर मैंने IPO किया। IPO करने के बाद मेरे कंपनी की वैल्यूएशन 2000 करोड़ हो गई। शुरू से ही बहुत एम्बिशियस था, तो लगा जल्दी से जल्दी अपना मुकाम कैसे हासिल करें। तो बहुत मैंने प्रोग्रेस करना, बहुत सारी दुकानें खोलना, 4-4 बड़ी फैक्ट्रीज, तो इतना सारा बिजनेस एक बार में कंट्रोल नहीं कर पाए, तो कंपनी में फिर लॉसेस होने लगे। विशाल मेगा मार्ट में लॉस हो गया वो। हाँ। झटका लगा आपको इतनी ऊंचाई पर जाकर एकदम जब नुकसान होता है? आज मेरी 150 दुकानें थी, आज वापस मैं 8 दुकानों से अपनी लाइफ चालू कर रहा हूँ। तो कभी कभी ये लगता है, लेकिन फिर वही समझ में आता है कि ये पार्ट ऑफ एम्बिशियस लाइफ है। और फिर सपने हैं कि 500 दुकान कर लेंगे, हिम्मत है, सपना है, वापस करेंगे। चलिए, अभी हमने इनको सबको कोलकाता वाले घर की तस्वीरें दिखाई थी, अब आपके नए घर की भी दिखा दें। 21 साल पहले मैं जब आपसे मिली थी बैकुंठनाथ मंदिर में, तब आपने बहुत सी बातें मुझसे कही थी। उसमें से एक बात थी कि आप चाहते थे कि मेरी शादी मेरे मनपसंद लड़के से हो। आपने मुझे बोला भी था कि अगर मेरे पेरेंट्स रेडी ना हो तो आप अपने पर्सनल लेवल पे जाके मेरी शादी कराओगे। आपकी बातों से मैं इतनी इम्प्रेस्ड हुई थी कि उसी समय मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसी लड़के से शादी करूंगी और इसी के साथ रहूंगी। उमा, कुछ बताना चाहेंगी कि कितने बुरे दिन इन्होंने देखे हैं,
कैलकाटा में भी, यहाँ आने के बाद जब विशाल मेगा मार्ट में नुकसान हुआ? वो बुरा वक्त लोगों के लिए ज्यादा दिखता है, हमारी लाइफ वैसे ही रहती है, क्योंकि जब वो ज्यादा सुख में कोई नहीं खोता है तो फिर दुख का भी एहसास इतना नहीं होता है। तो ठीक है, खुश थे हम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी से कंपेयर करती हूँ तो पहले वाली लाइफ बहुत खराब लगती है, कभी भी लाइफ खराब नहीं लगती है, पिछला बीता हुआ हमेशा अच्छा ही लगता है। That's so nice. मेरा आखिरी सवाल आपसे कि वो 300 रुपए की नौकरी से लेकर 300 लोगों के ऑफिस तक का जो सफर था, अगर उसमें हम कहें कि एक मंत्र, एक शब्द, क्या रहा है हमेशा आपके साथ? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चीज है विजन, बड़ा विजन होना, और एक ही मंत्र है बड़ा विजन। That's so true. एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से। माँ कैसे आपकी देखभाल करती थी? घर पे काम कर रहे थे, दूसरों के घरों पे? दूसरों के घरों में खाना पकाना, बर्तन धोना। बर्तन धोती थी? राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहां रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब, इस समय पर। हूँ मालिनी अवस्थी, मेरे साथ है यहाँ पुष्टि अकेला जी, विजय भारती जी। हमारे कहा मान रे, सैया के बुला दे, सैया के बुला दे, रसिया के बुला दे, पीवा के बुला दे। रसा भरल बचनिया, राम सपनवा। देखिए धुन रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 11 बजे। महंगी चमचमाती इस कार से उतरने वाले ये शख्स सालाना 10 करोड़ के टर्नओवर वाली रमेश टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक हैं। इनकी 105 गाड़ियों में रोल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज जैसी तमाम लग्जरी कार्स शामिल हैं। लेकिन करोड़ों में खेलने वाले रमेश बाबू आज भी लोगों के बाल काटते हैं। मैं छोटा सा सलून था ब्रिगेड रोड पे, जब से बाल काट रहा हूँ 89 से। आई वॉज अर्निंग अबाउट 5 रुपीज पर डे। नाउ स्टिल I do haircut. I had Boring Institute, but still I charge a haircut about 75 to 60 rupees for haircut. रमेश बाबू, आज कैसा लगता है जब अपनी कार्स को देखते हैं आप? It feels good. बहुत खुश लगता है। Something I achieved in my life. पर एक वक्त था जब आपको एक टाइम का खाना भी पक्का नहीं होता था कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। Actually, my father passed away at an early age, just when I was 7 years old. Okay. So my brother looked after us, and this is stay here right now. माँ कैसे आपकी देखभाल करती थी? घर पे काम कर रहे थे, दूसरों के घरों पे? दूसरों के घरों में खाना पकाना, बर्तन धोना। बर्तन धोती थी? तो जब आपके पिता गुजर गए इसलिए आपकी माँ को दूसरों के घर में बर्तन मांजने पड़े, या वो पहले से ही ये काम करती थी? नहीं, आफ्टर माय फादर्स डेथ ओनली। ही वाज रनिंग अ सलून इन ब्रिगेड रोड, बट वी आर टू यंग टू अस नॉट, सो दैट वाज रन बाय माय अंकल, माय फादर्स ब्रदर सलून। या व्हाटएवर ही यूज्ड टू पे ओनली 5 रुपीस अ डे। 5 रुपए एक दिन का? ओह माय गॉड। सो व्हिच माय मदर वाज नॉट एबल टू रन द सलून, ही स्टार्टेड वर्किंग।
आपको कुछ सुनवाते हैं, उधर देखिए। ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೈಕೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋರು. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು